अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। पहले यहाँ पर एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं और फिर वो पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में जो एमसीक्यूज भी आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस आते हैं। अब इशू ये होता है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कभी कभार कैलकुलेटर यूज़ करने का भी इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, तो आपको उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती हैं। आपको वैसे अलाउ तो होता है, लेकिन एक और अपने अंदर आपने आदत ये डाल देनी है कि एक साल बाद जब आप लोग एमकैट या ईकैट का टेस्ट देंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मेडिकल में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। इंजीनियरिंग में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में अलाउ नहीं है। तो क्यों ना पहले से बेसिक आदत बना लें इसकी। हम कहते हैं सर, सबसे पहला टॉपिक जो एमसीक्यूज़ के लिए आता है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके 5 रूल्स हैं और हम उनको किस तरह से पढ़ते हैं। नंबर 1 रूल हम पढ़ते थे, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर मैं कहूँ आपसे 396 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। 4894 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है, चूंकि सारे नॉन जीरो है ना। सेकंड रूल क्या था? जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। 101 कितने सिग्निफिकेंट हुए? 101 3 सिग्निफिकेंट हुए। 2001 कितने सिग्निफिकेंट हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर हमने कहा था अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे 0.01 कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 है, क्योंकि वैल्यू 1 से कैसे पता लगेगा वैल्यू 1 से छोटी है? सर, 0 से शुरू हो रही है ना। 0.01 कह रहा हूं, और अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1.01। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है? सर, अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1.01 में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? अब 3 सिग्निफिकेंट हो गए। और लास्ट रूल था हमारे पास कि अब लास्ट रूल के 2 पार्ट्स हैं बुक में। एक कहता है कि सारे नंबर सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, दूसरा कहता है कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आपको जब पेपर में सवाल आएगा तो दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। 5000, इसका आंसर 1 भी सही है, इसका आंसर 4 भी सही है, कि वो लास्ट वाले 3 जीरो सिग्निफिकेंट हैं भी और लास्ट वाले 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी है। रूल्स में दोनों मौजूद हैं, तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हमने? राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा एमसीक्यूज में भले काम आए ना आए, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है आपको, स्पेसिफिकली एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल। क्या होता है राउंडिंग ऑफ डेटा में? जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में 1 प्लस करेंगे, अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 है तो सर अब देखेंगे बराबर वाला नंबर ऑड है या इवन है, तो हमने इसको यूं समझा था, ऑड है तो ऐड करेंगे और इवन है तो रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये डेफिनेशन इस तरह आ जाती है पेपर में, मास ऑफ वन एलिमेंट कंपेयर टू कार्बन 12 इज कॉल्ड एज, सो इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। बच्चे इसको और मास नंबर को कन्फ्लिक्ट करते हैं। मास नंबर क्या चीज होती है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर। एटॉमिक मास क्या चीज है? इट इज कंपेरिजन ऑफ एनी एलिमेंट विद कार्बन 12। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक मास बताइए तो है 1.008। जब आप प्रोडक्ट टेबल देखते हैं ना तो उसमें हाइड्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ मिलता है? 1.008 लिखा हुआ मिलता है, जबकि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1 है। तो वो 1 का मतलब है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। और उस 1.008 का क्या मतलब है? आपने कार्बन के साथ उसको कंपेयर किया होगा। फिर सवाल आता है सर वाई कार्बन? इससे पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो फिर हमने अब किसके साथ कंपैरिजन किया? कार्बन के साथ। बहुत मुमकिन है कि कार्बन के अगर आइसोटोप्स हमारे पास आए तो अगला एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन हो सकता, यानी आने वाले सालों में हो सकता, क्योंकि हमने जब अपनी किताबों में पढ़ते थे तो हाइड्रोजन पढ़ा करते थे। अब उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ा करेंगे कार्बन। आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अब इसमें हमें तीनों में फ़र्क जानना है कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। हमने इसको यूँ याद किया होता है ना, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, फार्मूला मास भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास, जो फार्मूला है उसका फार्मूला मास। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगेगा मॉलिक्यूल कौन है और फार्मूला कौन है? देखो हम यहाँ पर लिखते हैं मॉलिक्यूल वो है जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ पे दी है, पेपर में आता है 44 AMU इज डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास।
अब ये 44 AMU अगर कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, दो का 32 हो जाएगा, 32 + 12 44 बनेगा। तो 44 क्या है बेटा, उसका मॉलिक्यूलर मास है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मौजूद है, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। आइए फार्मूला मास पर क्या लिखते हैं हम, वो जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड का मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक से दूसरे में NaCl में ट्रांसफर होता है। तो 58.5 अगर आ जाएगा तो NaCl का कौन सा मास होगा, उसका फार्मूला मास बनेगा। ये वो बेसिक छोटी छोटी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे आपकी केमिस्ट्री को असेस किया जा सकता है। मतलब आप अगर मुझे कहते हैं ना हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, तो अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो बेसिक ये 2 सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा कि जी बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। अगर आपने जनरल आंसर दे दिया इसका मतलब है आपकी केमिस्ट्री डाउन है, आपकी केमिस्ट्री वीक है, आप प्रॉपर उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, खाली रट्टा लगाया हुआ। ये चीज़ें आगे बहुत काम आती हैं। इंटर तो हो जाता है हमारा, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं तो वहाँ बहुत मैटर करता है इन 2 लफ्ज़ों का मतलब खास तौर पर। अच्छा, मैं अगर पूछूँ H2O 18 AMU, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला मास है? मॉलिक्यूलर मास है, चूंकि वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चाहिए कैसे याद रहेगा, किस में कोवेलेंट है किस में आयनिक है, ग्रुप 1A 2A और 3A। ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, +1 +2 +3। और ग्रुप 4 से ऑनवर्ड्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे क्लोरीन के साथ। तो जनरल एक आइडिया आपको यहाँ से मिलता है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, हम कहते हैं सर द सिंपलेस्ट रेशियो इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड द एक्चुअल नंबर इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। C6H6 किसका फार्मूला है, बेंजीन। C6H6 किसका फार्मूला है, बेंजीन का। मैंने इसको दोनों नंबर्स को 6 से डिवाइड कर दिया, चूंकि डिवाइड हो रहे थे तो क्या बन गया, CH बन गया, दोनों तरफ से 6 गायब हो गया। तो ये CH कौन सा फार्मूला बन गया, एम्पेरिकल, चूंकि सिंपल फार्मूला है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं सर मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होगा जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। जैसे मैं कहूं अगर ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो ये C6H12O6 एक्चुअल फार्मूला है ना। इसमें आपको पता लग रहा है ना कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं कहूँ बताइए CH में से देख के बताएं बेंजीन में कितने होंगे, तो आप नहीं बता सकते। आप कहेंगे सर बेंजीन का फार्मूला तो मुझे याद है लेकिन कोई और भी तो हो सकता था ना इसमें, तो आपके लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके बाद ये जो टुकड़ा हमने लिखा ना, लास्ट की 3-4 लाइनें, ये वाला हमें MCQs में बेहद पूछा गया। और यहाँ इस पोर्शन में आप देख रहे हैं सारे न्यूमेरिकल वाले ही पूछे गए जो कैलकुलेटर के बगैर 40 सेकेंड्स में आप लोगों को सॉल्व करने में। ये कहता है सर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, किसी भी तरह का मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मोल का, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अगर वो 1 मोल है, 1 मोल, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, 61। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना कि चीज़ कोई भी हो। जैसे वो अक्सर मजाकतन पूछा जाता है ना कि तराजू की एक तरफ 1 किलो लोहा है और एक तरफ 1 किलो रुई है, कौन सा भारी है, दोनों बराबर हैं। कैसे, 1-1 किलो है ना। मतलब एक टॉक शो में, वो जो इनाम वाले शो होते हैं ना, उसमें मैं एक सवाल देख रहा था, उस पर बाइक भी दी थी किसी को। सवाल था कि कराची से लाहौर पैसेंजर से भरा हुआ जहाज 1.5 घंटे में गया और वापस खाली होकर सिर्फ 90 मिनट में आ गया, क्यों? लोगों ने सोचा होगा रास्ता खाली होगा तो तेज निकला है। दोनों बराबर नहीं है, 1.5 घंटा और 90 मिनट दोनों आपस में बराबर है। बिल्कुल वैसे ही आपको कंपाउंड का नाम सुन के नहीं परेशान होना। जैसे आता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। क्या इनके मोल बराबर होंगे, यस बराबर होंगे, चूंकि दोनों 1 मोल है ना। 1 मोल के लिए आपके पास क्या वैल्यू होगी, 6.0 × 10⁻23, जिसको आप कहते हो एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, फिर 1 मोल ऑफ any substance will contain 22.4 dm³ of volume। ये भी तय है कि वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 dm³ होगा 1 मोल के लिए। 2 के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 के लिए कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हाफ के लिए कितना होगा,
उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ये वाली बात आ रही है समझ में? तो 22.4 का हाफ कितना होगा? 11.2 होगा। ठीक है, लास्ट में 2 पॉइंट है स्टीचियोमेट्री से रिलेटेड। हम कहते हैं सर स्टीचियोमेट्री में कोई साइड रिएक्शन नहीं होता और जितने रिएक्टेंट हैं वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो किसी तरह एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब आइए एमसीक्यूज पिछले ईयर्स पेपर से। जी बेटा, लाजिम है ये, क्योंकि अगर रिवर्सिबल होगा तो उस पर ली चैटलियर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर सीचो, क्योंकि इसीलिए हमने लिखा ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, आइए पास पेपर के एमसीक्यूज पर। 2021 में कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज इसलिए क्योंकि 50% एमसीक्यूज थे और 2020 इसलिए नहीं है कि एग्जाम ही नहीं हुआ था उसमें। सवाल आ गया 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितना वॉल्यूम है? कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ताल्लुक बनाना है। 1 मोल में कितना होता है बेटा? अच्छा, ये कैसे पता लगेगा हाइड्रोजन के मोल कितने हैं इस वक्त? इसको देखकर 1 मोल में कितना होता है? 6.02। ये कितना है? हाफ है ना, तो मोल कितने हो गए? हाफ हो गए, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 11.2। ये बात समझ में आई? फिर रिपीट करते हैं इस बात को। 1 मोल में कितना है? 22.4 है। 1 मोल कैसे पता लगता है? यहां पर आपके पास 6.02 है, वहां पर क्या है आपके पास? 3.01। तो क्या ताल्लुक है इसका आपस में? हाफ का ताल्लुक है। जब हाफ का ताल्लुक होगा तो मोल कितने बन जाएंगे आपके पास? 22.4 से कितना हो जाएगा? 11.2 बन जाएगा। ये बात समझ में आई? इस पैटर्न पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। फिर पूछा 602.10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रूल्स रिकॉल करें सारे, क्या क्या रूल्स से? नंबर 1 था ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, इधर तो जीरो मिल रहे हैं, पहला रूल नहीं लग रहा। दूसरा, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यहाँ सारे इन बिटवीन नहीं है, उसके बाद भी है ना। तीसरा रूल क्या था? अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये तो बड़ी है ना। चौथा रूल क्या था? अगर वैल्यू 1 से तो सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। वैल्यू 1 से बड़ी है ना बेटा, तो इसमें जितने जीरो है सब काउंट कर लें। तो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं इसमें? 5 बन रहे हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5 हो गए। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल है वाटर का, उसके अंदर पूछा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 मोल किसका है? वाटर का। उसमें किसके मॉलिक्यूल पूछे? अब बच्चे कहते हैं यहां पर कि सर 1 मोल बोला है ना, तो आंसर होना चाहिए 6.02, और पहला ऑप्शन दिया हुआ भी यही होता है, आप लगा के भी आ जाते हैं। लेकिन 1 मोल वाटर में किसके पूछ रहा है आपसे? हाइड्रोजन के पूछ रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 है। तो आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बन जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23। ये एक बार फिर सुने इस बात को, ये डॉजिंग पॉइंट है आप लोगों के लिए। 1 मोल कहता है तो हम क्या समझते हैं? 6.02 होना चाहिए, लेकिन वाटर के नहीं पूछ रहा। अब किसके पूछ रहा है? हाइड्रोजन की पूछ रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 है। तो जब हाइड्रोजन 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसको। ये पॉइंट समझ में आया? अगला क्या था? 391.10 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? चौथा, वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो आंसर क्या होगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम क्वेश्चन नाइट्रोजन के लिए पूछ लिया 2018 में। हमने कहा था नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी होगा, हमारे रूल हमें पता है, क्लियर है। अगर ये 3.01 है तो इसका मतलब क्या होगा? हाफ हो रहा है, और अगर ये हाफ है तो इसका मतलब क्या होगा? 11.2। सेम क्वेश्चन 2019 में और 2016 में पूछा गया। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि एमसीक्यूज भी वैल्यूज बदल बदल कर रिपीट होते हैं। 21.521 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? पहला वाला, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। 2015, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ताल्लुक मोल के साथ है, पीछे हमने पढ़ा। ट्रिकी क्वेश्चन है, कहता है इनमें से किसके मॉलिक्यूल सेम होंगे? जो पेयर दिया हुआ है ना, इन पेयर में से किसके मॉलिक्यूल सेम होंगे? पहला क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 10 ग्राम ऑफ CH4। आपको बेटा सबके मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल कैसे निकलता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम कितना है? 10 है। मॉलिक्यूलर मास 2 है, 10 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ रहा है? 5। ये 10 है, मॉलिक्यूलर मास 16 है, 10/16 सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है, 5 नहीं आएगा, इतना पता है हमें।
क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, आंसर पॉइंट में आएगा। तो 10/16 का भी आंसर 5 आ सकता है। इस पे आपने क्रॉस लगाया। 1 ग्राम और 50 ग्राम CH4, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 0.5। हाइड्रोजन के मोल 0.5 आ गए। CH4 के कितने आए? 50/16, कुछ भी होगा 0.5 नहीं आएगा सर, कैंसिल हो गया। 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 80 ग्राम ऑफ CH4। 10 ग्राम ऑफ H2 मतलब ये था 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया? 5। अब आया 80/16, 80/16 5 आता अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। और अगर इसको बगैर कैलकुलेटर करना था तो वो तरीका भी आता है हमारे पास। 80 को आप अगर 16 से डिवाइड करने की बात करते हैं तो 16 का टेबल अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो 10 अगर आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 10 5 जा 50, और 6 को 5 टाइम पढ़े 6 5 जा 50 + 30 80। ये लग रहा है आंसर है। अगला भी चेक कर लेते हैं। 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2 का मतलब 5 आएगा, 16 ग्राम CH4 का मतलब 1 आएगा। तो क्या सही जवाब हो गया बेटा आपका? अब जरूरी नहीं है कि आप केयर में यही वाला सवाल है, हो सकता है वैल्यूज चेंज हो। तो हमें क्या बात याद रखनी है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होने चाहिए? अगर मोल सेम आएंगे तो मॉलिक्यूल खुद ब खुद सेम आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 मोल के लिए आपके पास कितना होगा? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगा। अब पूछा 58 ग्राम ऑफ NaCl कितने मोल के बराबर है? अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 58.5। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 58.5 ही होता है सर। कैसे पता लग रहा है हमें? सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 जब जमा करते हैं तो बनता है 58.5। 58.5 को डिवाइड करें 58.5 से, क्या आंसर आएगा? 1। तो आपके पास 1 आंसर आ गया। अगला सवाल, पहले हाइड्रोजन से पूछा 2 सालों में, फिर नाइट्रोजन से पूछा 2 सालों में, फिर ऑक्सीजन से पूछ लिया। हमें तो पता है कि कोई भी गैस ले लें वॉल्यूम चेंज होगा। 1 मोल के लिए 22.4 है। यहाँ कितने मोल हैं? हाफ है ना? कैसे पता लगा हाफ है? 3.01 है ना, एक्चुअल कितना होता है? 6.02 होता है। आंसर आया 11.2 dm³। अगला सवाल, इनमें से किसका वॉल्यूम मोल सेम आएंगे? हमने ऊपर लिख दिया मॉलिक्यूल का ताल्लुक किसके साथ है? वॉल्यूम के साथ है। तो जिसका वॉल्यूम सेम है उसके मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे। 1 dm³ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों 1 dm³ है तो दोनों के मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। 500 cm³ ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दोनों कितने हैं? 500 cm³ है तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। 100 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों कितने हैं? 100 cm³ हैं तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। वॉल्यूम सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो गया? अच्छा, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है हमारे लिए कि सर एक तरफ आप कहते हैं नाइट्रोजन, एक तरफ कहते हैं ऑक्सीजन, फिर एक तरफ है क्लोरीन, एक तरफ है ऑक्सीजन। ये यूँ था कि आपको कहा जाए कि आज आपकी क्लास जो है वो गर्ल्स को कहा जाए 1 आवर की है और बॉयज़ को कहा जाए 3600 सेकेंड्स की है। तो क्या बॉयज़ ही शिकवा करेंगे कि हमारी लंबी क्लास क्यों ले रहे हैं? दोनों सेम है, यूनिट चेंज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर यूनिट देख रहे हैं चेंज होता हुआ, लेकिन दोनों के लिए सेम है ना। cm³ है तो cm³ है, dm³ है तो dm³ है। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ml और लीटर भी बोल दे। एग्जामिनर भरपूर चाहेगा आपको किसी ना किसी तरीके से वो कंफ्यूज कर दे उसमें। लास्ट आपके पास क्वेश्चन आया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है? सर रूल 3rd अप्लाई हो रहा है। पहला रूल था ऑल नॉन जीरो, ये वो नहीं है। दूसरा रूल था 0 इन बिटवीन नॉन जीरो, ये वो नहीं है। तीसरा रूल था अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो 0 काउंट नहीं करने। ये वैल्यू बताइए 1 से बड़ी है छोटी है? ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसमें सिर्फ आपको नॉन जीरो काउंट करना होगा। तो नॉन जीरो कितने हैं? 2 हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे और ये उसके पास पेपर्स थे। यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।